सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शैलेश एंड यू वाचिंग माय चैनल शैलेश के एम। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम शैलेश कुमार मिश्रा है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूं पिछले काफ़ी वर्षों से। और ये जो चैनल है दोस्तों मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था विद सम ट्रैवलिंग व्लॉग्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके देखिएगा, मैंने सिक्किम के बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल के वीडियोज़ डाले हैं। उसके अलावा मैंने ड्रोन वगैरह पर शॉर्ट्स डाले थे, वीडियोज़ डाले थे। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई रियलाइज कि मुझे कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ बनानी चाहिए रिगार्डिंग SBI। तो उसी कड़ी में मैंने पिछली कुछ 2-4 वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसके बारे में। और उसी को आगे लेते हुए मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों हाउसिंग लोन पे बनाने वाला हूँ। अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं फ्रॉम SBI, अगर आप घर परचेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको हाउसिंग लोन चाहिए, तो हाउसिंग लोन SBI से कैसे लिया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लोन टेनर क्या होगा और कितने दिन के अंदर लोन पे कर सकते हैं, मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या मिलने वाला है, सर्विसेज कैसी होंगी, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सर्विसेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप टॉप 3 बैंक्स कंपेयर करेंगे, SBI, ICICI एंड HDFC, 3 बैंक को लेता हूं मैं और कंपेयर करता हूं। सबसे पहले SBI पे आते हैं। SBI के पास टोटल 2,13,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अगेंस्ट में 40 करोड़ के करीब कस्टमर्स हैं। तो पर एम्प्लॉय जो कस्टमर का रेशियो आता है दैट इज 1877। अब हम बात करते हैं HDFC की। HDFC के पास करीब 1,04,154 एम्प्लॉयज़ हैं जिसके अगेंस्ट में 4 करोड़ कस्टमर। उनका रेशियो बनता है, जो एम्प्लॉय कस्टमर का रेशियो बनता है 384। और फिर आते हैं हम ICICI बैंक पे जिसका कि 84,922 एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अगेंस्ट में उनके पास कस्टमर मैं देख नहीं पाया, कहीं डेटा मिला नहीं, बट मैं मान लेता हूँ कि HDFC का बराबर ही है 4 करोड़। तो उनका जो एम्प्लॉय कस्टमर रेशियो का बनता है दैट इज़ 470। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों तो SBI का जो पर एम्प्लॉय कस्टमर का जो रेशियो है दैट इज़ ह्यूज, जिसकी वजह से सर्विसेज थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो जाती हैं। बट अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग दिस पॉइंट की सर्विस अच्छी नहीं मिलनी चाहिए, बट स्टिल इफ यू विल कंपेयर विद अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, SBI इज गिविंग फार बेटर सर्विसेज। एंड देन दोस्तों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही चीप मिलता है, देयर आर नो हिडन चार्जेस एंड यस SBI इज अ ट्रू बैंक। तो ये था अबाउट सर्विसेज। अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउसिंग लोन किस किस पर्पस के लिए SBI देता है आपको। यानी अगर आप घर लेना चाहते हो तो सिर्फ क्या उसी चीज़ के लिए, या घर का कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा, और किन किन पर्पस के लिए आपको हाउसिंग लोन मिलता है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों अभी हाउसिंग लोन आपको मिलता है इन सारे पर्पस के लिए। यानी कि अगर आप एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं सो दैट उस पर आप घर बना पाएँ तो इसके लिए मिलेगा आपको। टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस, नया घर बनाने के लिए, उसके लिए मिलेगा आपको। टू परचेज एन एग्जिस्टिंग ओल्ड हाउस, यानी जिसको रीसेल की बात करते हैं हम, तो वो मिलेगा, उसके लिए आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा। रिपेयर और रिनोवेट एन एग्जिस्टिंग हाउस, यानी आपका घर ऑलरेडी है, आपके बाप दादा का घर है और उसको आप रिपेयर या रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको लोन मिलता है। टेक ओवर केस में, यानी कि अगर आपका लोन HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, किसी प्राइवेट बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या किसी भी दूसरे बैंक से चल रहा है और उसको आप SBI में टेक ओवर कराना चाहते हैं, बिकॉज SBI में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स ज़्यादा कम है एंड चार्जेस भी नहीं है, ऑलमोस्ट हिडन चार्जेस तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप टेक ओवर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यू कैन अप्लाई फॉर हाउसिंग लोन। अगर आप अपने घर के कुछ इंटीरियर्स वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको हाउसिंग लोन मिलेगा। और जो लास्ट चीज़ है दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी घर ले लिया है अपने सोर्सेज से, अपने फंड से, लेकिन अब आपको दिक्कत हो रही है बिकॉज सडनली यू हैव सम अदर रिक्वायरमेंट, मसलन मान लीजिए उसका 50 लाख का कॉस्ट था, तो वो 50 लाख यू कैन गो एंड आस्क योर बैंक SBI की मुझे रिम्बर्स किया जाए, तो आपका वो हाउसिंग जो घर है उसको मॉर्गेज करके आपको रिम्बर्स किया जा सकता है कॉस्ट। तो इन सारे पर्पस के लिए आपको हाउसिंग लोन मिलता है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उम्र, एज। क्या एज है जिसपे कि आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, यानी 18 ईयर्स से आप ऊपर होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस हाउसिंग लोन। और जो लोन है दोस्तों किसी भी सूरत में वो 70 साल से पहले पे हो जाना चाहिए, यानी आप जब 70 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं उस उम्र से पहले आपका ये हाउसिंग लोन पूरा पे हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, लेट से आपकी एज जो है आज की डेट में 50 साल है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस लोन प्रोवाइडेड लोन आपका 70 साल से पहले पे हो जाए, यानी कि टोटल जो रीपेमेंट टेनर होगा आपके लोन का वो होगा 20 साल, 50 + 20। और जो मैक्सिमम रीपेमेंट ड्यूरेशन है दोस्तों वो है
30 साल, यानी कि अब इसको ऐसे एग्जांपल में समझिए कि अगर आज आपकी उम्र जो है 30 साल है, 30 ईयर्स के आप हैं, तो आप मैक्सिमम ड्यूरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 30 साल, क्योंकि 30 + 30 60 हो जाता है और 70 साल से वो पे हो जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र आज 50 साल है तो आप 30 साल का ड्यूरेशन नहीं सेलेक्ट कर सकते, ओनली 20 साल का सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंडीशन जो है वो ये है कि 70 साल की आपकी उम्र तक ये लोन पे हो जाना चाहिए। तो ये तो बात थी दोस्तों उम्र की। अब आ जाते हैं हम दोस्तों, एक चीज़ होती है को बोरोवर, ये इसका रिक्वायरमेंट कब पड़ता है दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है 40,000 है और 40,000 पे बैंक आपको उतना लोन नहीं दे रहा है जितना आपको रिक्वायरमेंट है। आप क्या करेंगे? आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी फादर मदर या आपकी वाइफ जो है अगर वो भी कोई जॉब करती हैं तो उनकी सैलरी को क्लब करवा सकती हैं और उनको बना सकते हैं को बोरोवर। तो एग्जांपल लेते हैं, आपकी सैलरी है 40,000, लेकिन बैंक कहता है कि अगर आपकी 80,000 सैलरी होती देन ओनली हम आपको उतना लोन देते जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए आपके पिताजी भी जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी आप क्लब करवा सकते हैं। सैलरी को क्लब करवा देंगे, ही विल बिकम को बोरोवर, और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगा उतने अमाउंट से जितना अमाउंट आपके फादर कमा रहे हैं। तो आप 40,000 अगर कमा रहे हैं और आपके पिताजी 50,000 कमा रहे हैं तो टोटल आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो 90,000 हो जाएगी और बैंक आपको 90,000 के बेसिस पे लोन अमाउंट सैंक्शन कर देगा। इसमें कितने को बोरोवर आप ऐड करवा सकते हैं? तो मैक्सिमम को बोरोवर विच यू कैन ऐड इज 3। तो इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि आपने अपने पिताजी को ऐड करवा लिया और मान लीजिए आप अपनी माता जी को भी ऐड करवा लेते हैं। फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि बहुत सारे स्टेट्स में अगर घर जो है फीमेल के नाम पे है तो कुछ उसमें कंसेशन मिलता है, तो आप अपने घर में जो फीमेल मेंबर है उनको भी ऐड करवा सकते हैं और उसको प्राइम एप्लीकेंट बना देंगे, मेन एप्लीकेंट, और बाकी लोग को एप्लीकेंट बन जाएंगे अपनी इनकम को क्लब करवाने के लिए, और इस बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम को बोरोवर दोस्तों 3 हो सकते हैं। लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि उनको लोन कितना मिलेगा। दोस्तों जो लोन अमाउंट मिलता है वो 3 चीज़ों पर असेस किया जाता है। सबसे पहले EMI/NMI रेशियो, सेकंड नंबर LTV एंड थर्ड नंबर इज मैक्सिमम लोन अमाउंट अप्लाइड फॉर। EMI/NMI क्या है? EMI इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको आप किस्त भी कहते हैं, जो महीने में आपकी किस्त जा रही है। NMI क्या है? नेट मंथली इनकम, यानी आपकी अगर ग्रॉस सैलरी है 40,000 लेकिन उसमें 10,000 कुछ आपके डिडक्शंस हैं जो कट जाते हैं। मसलन मान लीजिए आपने कार लोन ले रखा है या कोई दूसरे प्रकार के लोन ले रखे हैं और साथ ही साथ आपके कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी कट रहे हैं जो आपकी कंपनी बैकेंड से ही काट देती है, EPF का, PF का कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो जो बचता है अमाउंट दैट इज़ नेट मंथली इनकम NMI। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने एक EMI/NMI रेशियो का चार्ट डाला हुआ है। यानी अगर आपकी जो सैलरी है दोस्तों नेट एनुअल इनकम, NMI को ही अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट एनुअल इनकम निकल जाती है। अगर आपकी जो नेट एनुअल इनकम है वो लेस देन 1.20 लाख है तो EMI/NMI रेशियो 20,000 ही होगा। यानी कि इसको ऐसा समझिए 1.2 लाख यानी 10,000 की आपकी सैलरी है मंथली, तो उस केस में आप EMI जो मैक्सिमम कटवा सकते हैं लोन के लिए दैट इज़ ओनली 2,000, नॉट मोर देन दिस, बिकॉज 20% EMI/NMI रेशियो है। सिमिलरली 1.20 लाख से अगर 3 लाख के बीच में तो 30%, 3 लाख से 5 लाख 55%, 5 लाख से 8 लाख तो 60%, 8 लाख से 10 लाख 65% और मोर देन 10 लाख 70%। मोर देन 10 लाख यानी मान लीजिए आपकी 12 लाख की सैलरी है तो महीने आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसका आप 70% अपना EMI में कटवा सकते हैं। 70% यानी 70,000। अब दोस्तों ये बाइफर्केशन क्यों है? उसका रीज़न है अगर आपकी 10,000 मासिक तनख्वाह है तो बैंक ये मान के चलता है कि कम से कम 8,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए अपना घर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। तो अगर आप सारा अमाउंट, सारी सैलरी अपनी तनख्वाह EMI के लिए दे देंगे तो आप घर नहीं चला पाएंगे और सूनर और लेटर आपका ये लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। बट अगर आप 10 लाख या 12 लाख कमा रहे हैं तो आप 70,000 80,000 दे सकते हैं, बिकॉज 30,000 जो है खाना पीना खाने के लिए, घर चलाने के लिए सफिशिएंट है। इसके पीछे ये लॉजिक है EMI/NMI रेशियो बनाने के लिए। दोस्तों अब आ जाते हैं हम LTV रेशियो पे। LTV रेशियो क्या है? लोन टू वैल्यू। ये दोस्तों लोन टू वैल्यू रेशियो जो है प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI है और बैंक सारे फॉलो करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, होम लोन अमाउंट एंड LTV रेशियो। इसमें देखिए अप टू 30 लाख 90% मिलेगा, अबव 30 लाख से 75 लाख 80% मिलेगा, अबव ₹75 लाख 75% मिलेगा। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी का कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ है तो उस केस में आपको जो LTV रेशियो मिलेगा दैट इज ओनली 75%, यानी 75 लैक्स।
यानी कि उस केस में आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर घर का कीमत आपका 30 लाख है तो आपको 90% तक बैंक दे देगा। 90% ऑफ 30 लाख यानी 27 लाख, 27 लाख तक का अमाउंट आपको दे देगा। तो इस तरीके से LTV रेशियो चलता है दोस्तों। और जो तीसरी चीज़ है वो है मैक्सिमम लोन अमाउंट। तो इसको अब ऐसे असेस करते हैं दोस्तों, बैंक जो आपको कभी भी लोन देता है वो इन तीनों में से सबसे कम देता है। परमिशबल EMI NMI रेशियो जो हमने पढ़ा, मैक्सिमम परमिसिबल LTV रेशियो जो हमने देखा कि एक चार्ट था RBI से प्रिस्क्राइब, वो, और लोन अमाउंट अप्लाइड फॉर। इन तीनों में से जो भी लोन अमाउंट होगा दोस्तों, जो भी अमाउंट कम होगा वो आपको दिया जाएगा। अब इसको मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मसलन प्रॉपर्टी का रेट था 30 लाख, 30 लाख का LTV रेशियो बनेगा 90%, तो 27 लाख। लेकिन आपने अप्लाई किया है ओनली 20 लाख और आपकी सैलरी जो है वो परमिट करती है 20 लाख लेने को, तो उस केस में आपको 20 लाख रुपए लोन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों हमारे लोन अमाउंट का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं रिसेंट डेज में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज करने लग गया है। तो इसलिए पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। अगर फ्लोटिंग है तो क्या इमीडिएटली RBI के चेंज करने के बाद ही वो चेंज हो जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SBI में जो हाउसिंग लोन है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2011 से बंद हो चुका है और उसमें सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चल रहा है। नाउ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक कैसे है? ये लिंक है दोस्तों EBR से, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। What is EBR? EBR is external benchmark rate. अगर मैं थोड़ा आसान शब्दों में इसको समझाऊं तो EBR इज इक्वल टू रेपो रेट, जो कि RBI बताता है टाइम टू टाइम, प्लस स्प्रेड। और स्प्रेड क्या होता है दोस्तों? तो स्प्रेड हम इसको कह सकते हैं एक बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट को वो एड ऑन कर देता है। तो अब इसको अगर हम समझना चाहेंगे तो ऐसे समझेंगे दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाउसिंग लोन पे लगता है वो EBR से लिंक्ड रहता है। और वो कैसे चेंज होता है? तो जब जब रेपो रेट चेंज होता है RBI का, तब तक बैंक क्या करता है, उस पर अपना कांस्टेंट स्प्रेड या उसको चेंज भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, और उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसको हम थोड़ा आसान शब्दों में और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपने 12 जून 2020 को SBI से लोन लिया और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 7% का, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया और इसका जो बेसिस था वो कुछ ऐसा था कि रेपो रेट RBI का 4% था और बैंक ने अपना स्प्रेड 3% लगा दिया। ठीक है, तो हो गया 7%। 13 जून 2020 को RBI अपना रेपो रेट गिरा देता है और 4% से 3% कर देता है। तो पहला सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि क्या मेरा हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 6 हो जाएगा? यानी पहले 4 + 3, अब क्या वो 3 + 3 हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका रीसेट फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्वार्टरली, और हर क्वार्टर के पहले मंथ के पहले तारीख को वो चेंज होगा। यानी आपके साल में 4 क्वार्टर आते हैं दोस्तों, हर क्वार्टर के पहली तारीख को आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रीसेट होगा। तो 13 तारीख को अगर RBI ने अपना रेपो रेट 3 कर दिया तो ये इसका जो इफेक्ट आएगा वो 1 जुलाई को आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर बैंक अपना स्प्रेड सेम रखता है पिछला ही वाला 3, तो जो 6% आपको इफेक्टिव रेट मिलना चाहिए था वो मिलेगा 1 जुलाई को, और 14 जून को अगर किसी ने नया लोन सैंक्शन करवाया तो उसको 6% मिल जाएगा, लेकिन आपका 7% ही रहेगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, जो आपके हाउसिंग लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज़ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2011 से बंद हो चुका है और अभी जो चल रहा है वो फ्लोटिंग चल रहा है। और उसका जो रीसेंट फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, रीसेट फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी कैलेंडर क्वार्टर वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन दी रेपो रेट विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय RBI। तो ये था दोस्तों अबाउट रेपो रेट। अब एक चीज़ पे आ जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2019 से पहले हाउसिंग लोन लिया था उनके हाउसिंग लोन जो है वो लिंक है आइदर बेस रेट से, SBAR से, MCLR से, RLLR से। अगर वो चाहते हैं कि उनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो EBR से लिंक्ड हो जाए तो उनको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों बहुत सिंपल है, आप अपनी होम ब्रांच में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, अलॉन्ग विद 5000 रुपीज़ का आपका एक स्विच ओवर फी लगेगा एंड आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो EBR से लिंक्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। सिंपल जाइए अपनी होम लोन की जो ब्रांच है उसको कॉन्टैक्ट कीजिए और एप्लीकेशन दे दीजिए। ठीक है,
अब दोस्तों एक इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। आपने जब भी हाउसिंग लोन लिया है तो उसका आप ईएमआई पे करते हैं। व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को मिला के आप पे करते हैं और हर महीने का आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाता है। दोस्तों जो इंटरेस्ट पोर्शन आप हाउसिंग लोन पे करते हैं वो टैक्स डिडक्शन में जुड़ता है जब आप ITR फाइल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की। इसके लिए आपको ब्रांच भागना पड़ता है, जिससे आप कई बार परेशान भी हो जाते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है SBI ने निकाला हुआ है जो बहुत कम लोगों को पता है। जस्ट डू वन थिंग, आप ऑनलाइन SBI को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ई सर्विसेज ऑब्लिक सर्टिफिकेट टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और इसको आप जब आप ITR फाइल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके काम आ जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग फ़ी पे। इसके भी बारे में लोगों के बहुत अलग अलग राय हैं। लोग कहते हैं कि अपनी मर्जी से प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज कर लिया जाता है, ऑल्दो SBI में दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जनरली दोस्तों बहुत टाइम पे तो प्रोसेसिंग फ़ी वेव्ड रहती है। जब कोई भी कैंपेन चल रहा होता है SBI का हाउसिंग लोन से रिलेटेड, तो प्रोसेसिंग फ़ी वेव्ड होती है। लेकिन अगर वेव्ड नहीं है, हम मान लेते हैं, तो जो मैक्स टू मैक्स और मिनिमम टू मिनिमम जो चार्जेस रहते हैं वो मिनिमम 10,000 से लेकर 30,000 रहते हैं। ये एक फिक्स कॉस्ट है, 10,000 से 30,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस ना। आप सोच रहे होंगे कि 10,000 से 30,000 वेरी किस बेसिस पे करता है? दोस्तों ये बेसिकली आपका लोन अमाउंट पे वेरी करता है। जनरली इट इज़ 0.40% ऑफ योर लोन अमाउंट, तो विच वेरीज, और मिनिमम 10,000 देना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 30,000 है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। दोस्तों एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी। जब भी आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो डू अप्लाई इट फॉर मैक्सिमम टेनर। मैक्सिमम टेनर से मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी आपको रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम मिल रहा है, अवेलेबल है आपकी एज के अनुसार, अगर 30 साल आप ले सकते हो 30 साल के लिए दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी EMI कम हो जाती है। और कल को अगर आपको लगता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, बढ़ गया है, तो आप उसको प्री पे कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो प्री पेमेंट पेनल्टी इन SBI। प्री क्लोजर पेनल्टी कुछ भी नहीं है। आप लोन को कभी भी बंद करवा सकते हैं विदाउट पेइंग सिंगल पेनी इन एक्स्ट्रा चार्जेस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज़ फ्रेश लोन, जो कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए लेंगे। जैसे आजकल बहुत सारे आम्रपाली या जो भी बिल्डर्स के फ्लैट्स बनते हैं, तो उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नंबर 2 रीसेल प्रॉपर्टी, यानी कोई एग्जिस्टिंग ओनर रह रहा है और उसको आप लेना चाहते हैं रीसेल। एंड नंबर 3 टेक ओवर प्रॉपर्टी। तो अभी हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, और इफ़ यू आर सैलरीड, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे दोस्तों। इनकम डॉक्यूमेंट में बैंक को 3 महीने की आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए, 6 महीने की आपकी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, वो अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें कि सैलरी क्रेडिट हो रही है, फॉर्म 16 पिछले लास्ट 2 साल का। और अगर आपने पिछले 2 साल में अगर अपनी जॉब को चेंज किया है तो उसमें जॉइनिंग एंड रिलीविंग, यानी जो पुरानी जॉब है उसका रिलीविंग लेटर, नई जॉब का जॉइनिंग लेटर, और दोनों के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा का गैप है आपकी नौकरी में तो फिर बैंक इसमें कॉल लेता है। वो बैंक की कॉल होती है कि वेदर वो करें या ना करें। हाउएवर अगर नहीं है तो ये चल जाएगा। ये हो गए आपके इनकम डॉक्यूमेंट। फिर आ जाते हैं आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों, आपको एक पैन कार्ड दिखाना होगा आईडी के लिए, और एड्रेस प्रूफ के लिए आप इन 4 में से कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग आईडी एंड पासपोर्ट में से कोई भी दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे, कि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करें तो बैंक को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। दोस्तों जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आप बिल्डर को शुरू में कुछ जाके इनिशियल अमाउंट देते हैं, जिसको हम हिंदी में एलिमेंट में बयाना बोल सकते हैं, या एक बुकिंग अमाउंट, तो वो आपको एक रसीद देता है। तो उस रसीद के साथ आपको एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट की कॉपी भी दी जाती है। ये दोनों आपको लाके बैंक को जमा करना होता है और आपकी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है समाप्त। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करके आप बैंक के पास पहुंच जाएंगे, आपका लोन शीघ्र ही बहुत कम से कम टाइम में सैंक्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम रीसेल प्रॉपर्टी पे दोस्तों। रीसेल प्रॉपर्टी यानी कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और उसको आप बाई करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं।
आईडी एंड सैलरी जो सोर्स ऑफ इनकम वाली डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। चेन ऑफ प्रॉपर्टी एक तो मांगी जाती है, उसमें क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, रजिस्ट्री यानी कि सेल डेट, अग्रीमेंट टू सेल जो कि बायर एंड सेलर के बीच में होगा, और सेलर के केवाईसी प्लस कैंसिल्ड चेक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो ले आते हैं लेकिन सेलर के केवाईसी और कैंसिल्ड चेक नहीं लाते हैं, और बाद में जब वो मांगते हैं तो सेलर बहुत बार रिफ्यूज़ कर देता है, वो मना कर रहा होता है कि मैं अपने केवाईसी क्यों दूँ, मैं अपने कैंसिल चेक क्यों दूँ। बट ये बैंक के रिक्वायर्ड है। उसका रीज़न है दोस्तों, नंबर 1 कैंसिल्ड चेक से जो सेलर है उसके अकाउंट की डिटेल्स को चेक किया जाता है और डायरेक्टली उसके अकाउंट में आरटीजीएस एनईएफटी होता है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा ये दोस्तों कि केवाईसी चेक किया जाता है, ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। अब आ जाते हैं हम टेक ओवर में दोस्तों। अगेन आईडी जो एड्रेस डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी के एंड एड्रेस के एंड सैलरी वो सारे सेम रहेंगे। अब इसमें आ जाते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों। तो सिंस टेक ओवर की बात कर रहे हैं, टेक ओवर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है किसी दूसरे बैंक में और वहाँ से आप टेक ओवर करवा के एसबीआई के पास आना चाहते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने एग्जिस्टिंग लेंडर को दे रखे हैं लेकिन कॉपीज़ आपके पास होंगी, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की, अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, अग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड, ये सारी चीज़ों की कॉपीज़ आपके पास पड़ी होंगी, वो देनी पड़ेगी आपको अपने करंट बैंक यानी एसबीआई के पास। दूसरा, एग्जिस्टिंग बैंक से आपको 4 डॉक्यूमेंट और निकलवाने पड़ेंगे। लोन सैंक्शन लेटर जो उन्होंने उस टाइम पे आपको दिया होगा, लोन अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर्स का जो आपकी लोन अकाउंट चल रहा है एग्जिस्टिंग लेंडर के पास, उसका अकाउंट स्टेटमेंट, इससे बैंक ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। फिर एक चाहिए LOD, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय कस्टमर टू इट्स एग्जिस्टिंग लेंडर, यानी कि जब आपने लोन लिया होगा तो उस टाइम पे आपने एग्जिस्टिंग लेंडर को जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका लिस्ट, और एक देते हैं वो फोरक्लोजर लेटर। फोरक्लोजर लेटर में बेसिकली आउटस्टैंडिंग मेंशन होता है कि कितना आउटस्टैंडिंग है आपके लोन में, और वो फोरक्लोजर लेटर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स पार्ट यहाँ पे भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा बोला जाता है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें कन्फ्यूजन रहती है, क्लैरिटी नहीं रहता, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम नॉन सैलरीड की। अगर नॉन सैलरीड आप हैं यानी कि इनकम आपकी जो है वो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? डॉक्यूमेंट सारे वही रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आईडी एंड एड्रेस, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका डिसाइड किया जाएगा ITR लास्ट 3 साल के, प्लस आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये 3 चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं अगर आप नॉन सैलरीड क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस दोस्तों। आई गेस मैंने वीडियो को बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं कुछ क्लैरिटी ना दे पाया हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हूँ, तो अगर आपका कोई अलग से क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड दैट्स इट। एंजॉय एंड हैव अ गुड लाइफ अहेड।